नमस्कार, मेरा नाम स्वाति शेरावत है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रही हूँ। तो अभी तक की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैंने उसमें बताया कि 12th के बाद आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं जिससे आप एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैंने एम से किया है तो मैंने उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई कि आप एम से BSc ऑनर्स नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। अब इस वीडियो में बताऊँगी जैसे ही आपका नर्सिंग ख़त्म हो जाता है तो आप कौन सा एग्ज़ाम दें कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर सके। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी इस चीज़ के बारे में कि वीडियो के लास्ट तक देखिएगा आपको सैलरी रिवील करने के लिए। तो मैं बता देती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को 1 साल हो गया है अब, तो उस टाइम एवरेज बताती हूँ मैं आपको 70,000 से लेकर 90,000 तक की सैलरी एंड मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी। तो जब मैं ये फॉर्म फिल करने जा रही थी तब उस टाइम मेरे को भी कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को भी अगर नॉर्सिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर फिर भी नहीं होते तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सैलरी के बारे में मैंने बता ही दिया है कि 70 से 90,000 तक आपको सैलरी मिलती है, तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। और कैसे आप बिना किसी एक्सपीरियंस के आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है आप सरकारी नौकरी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या बारे में बात करेंगे कि कितनी एज तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज की बात करेंगे, एज के बाद हम एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लेंगे कि कौन सी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी चल सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम कि सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नॉर्सेट की फुल फॉर्म क्या होती है। नॉर्सेट की फुल फॉर्म होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो ये नॉर्सेट स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहले 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है, इससे पहले क्या होते थे, जितने भी ऑल ओवर इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो अलग हर एम्स अलग एग्ज़ाम कराता था, तो हमें उसका एग्ज़ाम देना पड़ता था, अलग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरनी पड़ती थी, जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए फ़ीस होता वो देना पड़ता था, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था और इतनी बार अलग अलग सेंटर्स पे जाके इतनी बार एग्ज़ाम देना पड़ता था, तो वो काफ़ी टायरिंग होता था, बच्चे काफ़ी परेशान होते थे। तो इसको देखते हुए तो एम्स दिल्ली ने क्या किया, जितने भी एम्स ऑल ओवर द इंडिया उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। वो एक एग्ज़ाम आपको देना होता है, तो उस एग्ज़ाम में आपको अच्छी रैंक और अच्छे स्कोर लेके आने पड़ते हैं ताकि आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सके। ठीक है, तो अब तक अब हम 2023 का जो 5वां नॉर्सेट है, इस साल भी 2 हुए हैं, एक जून में हुआ था और अब एक सितंबर में हो रहा है। तो नॉर्सेट 5 का रेफरेंस लेके चलेंगे क्योंकि जो अपडेटेड है, लेटेस्ट है, हम उसी को लेके चलेंगे। तो इसमें हम नॉर्सेट 5 का जो नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट, उसको हम एज अ गाइड लेके चलेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी कि कैसे कैसे क्या 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 क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो असेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए। तो जो आपका BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग है वो इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले रजिस्टर्ड एफिलिएटेड किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया BSc वाले। किसी ने अगर GNM किया है तो GNM के बाद किसी ने पोस्ट बेसिक किया है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो वो भी किसी स्टेट या नर्सिंग काउंसिल के एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आप स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिन लोगों ने GNM कर रखा है किसी भी इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनके पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग उन्होंने अभी तक नहीं किया है 2 साल का, तो उनको क्या करना है, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। अभी वो एलिजिबल है। जिन्होंने पोस्ट बेसिक नहीं किया, सिर्फ GNM है, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं, पर उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे BSc नर्सिंग वालों को कोई एक्सपीरियंस इधर नहीं मांगा गया है, लेकिन GNM जिनके पास खाली GNM है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा, तभी वो एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज इसमें होता है 18 to 30 ईयर्स तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन किन लोगों के लिए है, जैसे कि कोई SC/ST कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, वो 35 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर है OBC वालों को एज रिलैक्सेशन है 3 साल का। फिर है पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनका है वो 10 साल के लिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है।
तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते हुए। और एज रिलैक्सेशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है, एम्स और स्टेट ऑटोनॉमस बॉडीज़ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कोशिश करना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितना होता है। तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस होता है 3000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस होगा। लेकिन जो लोग EWS और SC और ST है उनके लिए 2400 रुपये का होगा। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगा। और इसकी आप ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाता है, उसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि जो SC ST वाले लोग हैं अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर हो गए हैं तो उनका एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद वो रिफ़ंड भी हो जाता है जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होता है। लेकिन ये ओनली एप्लीकेबल है SC और ST वाले लोगों के लिए। तो ये था एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगी कि जो पहले फ़ीस थी वो 1500 रुपये थी जनरल के लिए और OBC के लिए, और SC ST और EWS के लिए 1200 रुपये थी। अब दुगनी कर दी है, बट इट इज़ वर्थ टेकिंग दिस एग्ज़ाम। बाकी मैं अपना बताऊं तो मैंने जब नॉर्सेट 2 दिया था, क्योंकि जब नॉर्सेट 1 देना था तब तक मेरी RN नंबर नहीं आया था और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने नॉर्सेट 2 के लिए प्रिपेयर किया था। तो नॉर्सेट 2 में ऑल ओवर इंडिया मेरी रैंक आई थी 32। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मेरी 32 रैंक आई थी। और उसके बाद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ किया है। एंड तो ये था। अब साल में ये एग्ज़ाम 2 बार हो रहा है, पहले 1 बार होता था, अब साल में 2 बार हुआ है। जैसे अभी 2023 में जो नॉर्सेट 4 था वो 2023 जून में हुआ था। 3-3, 4-4 हज़ार वैकेंसी आ रही है साल में 2-2 बार, तो कितनी अच्छी बात है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए। लोग पूछेंगे कि सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस में आएगा तो जो आपने 4 साल पढ़ा है वही सब कुछ पूछा जाएगा सिलेबस में भी। और मैं बताऊँगी कि ये एग्ज़ाम इतनी जल्दी जल्दी कराए जाते हैं। तो देखिए अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था, 17 सितंबर को इसका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया और 7 अक्टूबर का इसका मेंस का एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में भी क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो नॉर्सेट 4 हुआ था वो जून में हुआ था और जो नॉर्सेट 5 हुआ है वो सितंबर में हुआ है। बट इस बार थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया। पहले सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, एक तुम्हें एग्ज़ाम देना होता था, ठीक है। और पर अब क्या हो गया है, अब उस एग्ज़ाम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, प्री और मेंस। आपको पहले प्री एग्ज़ाम देना होगा, जैसे अभी सितंबर नॉर्सेट 5 है ना जो, अभी उसका 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है प्री एग्ज़ाम, ठीक है। प्री एग्ज़ाम में आपको क्या करना होगा, प्री एग्ज़ाम के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसके हिसाब से मेरिट और रैंक डिसाइड नहीं होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप नॉर्सेट के जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें अपीयर हो सकते हो। जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास। 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से जो 80 क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग रिलेटेड होंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे। तो ये वाला जो प्री एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, मतलब बस आपको क्वालिफाई करना है वो एग्ज़ाम। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जनरल और EWS के लिए 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। जो OBC है उनको 45% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। SC ST के लिए है उन्हें 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तो ही आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे और मेंस में अपीयर हो पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया प्री के बारे में। प्री इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, प्री थोड़ा इजी होगा और इसमें जितनी सीट्स है उससे 5 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। जैसे जनरल की जितनी सीट्स है उसके 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, वो मेंस में अपीयर होंगे, ठीक है। फिर बाद में उनमें होगा और वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस में रैंक और मेरिट निकाली जाएगी कि कितनी रैंक आई है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो अब हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम कैसे पूछे जाए। उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स का टाइम होगा। उसमें आपको क्या करना होगा, वो होगा आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ा टफ रहेगा। जो पेशेंट सेंटर्ड केयर होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने का जैसे आपको पता चलता है आपकी कितनी रैंक आई है, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग फॉर्म फिल करते हो। तो साथ साथ हम बात कर ही लेते हैं कि मार्किंग कैसी रहेगी। तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप कितने नेगेटिव कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव कर देते हो तो आपके मार्क्स कटते भी चले जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले।
और अपने आप को पूरा तैयार करके जाना है कि आपको कैसे एग्ज़ाम में अपीयर होना है। लोग पूछते हैं क्या मैम ये एग्ज़ाम दिल्ली में ही होता है, तो मैं बताना चाहूँगी नहीं, ये एग्ज़ाम ऑल ओवर द इंडिया होता है। ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। उन सेंटर्स में आप अपने जो नियर बाई सेंटर है आप उसको चूज़ कर सकते हो, अपने स्टेट के सेंटर को, और आप उधर जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, रिटर्न नहीं होता है। MCQs पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, वो भी ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे जाके आपको MCQs चूज़ करना होगा, उससे रैंक पता चलेगा। और वो जैसे ही वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपकी रैंक होगी, फिर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, आप अपनी प्रेफरेंस करेंगे। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप जो काउंसलिंग के लिए जो सबसे पहले हॉस्पिटल में रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो नॉर्सर के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिल कर सकते हैं, तो www.aimsexams.ac.in मैं इधर मेंशन कर दूँगी, उस पर आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉर्सर 6 का जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उससे पहले मैं आपको बता दूँगी सारा डिटेल्स कैसे फिल करना है, सब कुछ मैं बता दूँगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं वीडियोस बनाती रहूँगी उन चीज़ों के लिए भी। और कुछ बचा है तो मैं देख लेती हूँ। नहीं, यही सब कुछ था। एम्स की साइट पे आपको जाना है, आपको देना है एग्ज़ाम, और आई विश कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करें, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करें। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अभी मैं सोच रही हूँ कि हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नर्सिंग में पूछे जाते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगता है then you can ask me in the comment section, and do subscribe my channel, like my channel, and thank you for watching me. Bye bye.